हिंदी में आपका संधि चल रही थी और इस संधि में मैंने आपको दो नियम कल बताए थे। एक तो ये था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग किसके साथ करवा रहे थे आप? सघोष वर्ण के साथ। और सघोष वर्ण मैंने आपको बोला है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। इससे संबंधित दो नियम आपके कल हुए थे। अब आप तीसरा नियम बोले या इन्हीं के उप नियम बोले, इनको जरा समझना। देखो आगे है क्या? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में इसके बाद का जो नियम है, इसके बाद के जो आगे के नियम है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो, पहले मैं आपको कुछ बहुत शब्द लिखता हूं और उस शब्दों के बाद फिर मैं नियम की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है? एक शब्द है इसमें वाघरी, एक शब्द है इसमें, शब्द जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि वाघरी, वाघरी, ये मैंने आपको एक शब्द लिखा और इसी में मैंने आपको बोला कि इस वाघरी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं, वाघरी, वाघरी, ये ठीक। दूसरा सिद्धांत जो शब्द है, उस सिद्धांत शब्द को, ये ध है, इस तरीके से लिखा जाता है और इसको, इसी सिद्धांत को आप इस तरीके से भी लिखते हैं। ये दोनों ही रूप इसके क्या हैं? शुद्ध हैं। अब इसी की तरफ से इसके बाद में इसके नियम की तरफ चलता हूं और वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन शब्द शुद्ध है और कौन शब्द क्या है? अशुद्ध है। इसी में देखो एक दो शब्द और हैं, इनका भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनको समझ लो, ठीक? ऐसा ही एक शब्द है, देखो, जैसे युद्ध, ठीक? इस तरीके से युद्ध एक शब्द है, ठीक है? अब ये युद्ध जो शब्द है, ये शब्द हो गया, सिद्धांत शब्द हो गया, सिद्धांत शब्द हो गया, वाघरी हो गया और वाघरी शब्द हो गया। इनको कैसे समझना है, इनके बारे में एक नियम है। देखो अब नियम क्या है? एक तो क्या होता है, देखो, आगमन विधि। अगर आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ेंगे तो वहां पे एक आगमन होती है और एक निगमन होती है। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि क्या है? एक में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं और एक में उदाहरण से नियम की तरफ आते हैं। अब यहां पे हम देखो, अभी तक हम पहले नियम पढ़ रहे थे, फिर उदाहरण पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पहले उदाहरण देख रहे हैं और उसके बाद उसका नियम देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको बोला कि ये जो शब्द है, वाघरी जो शब्द है और वाघरी जो शब्द है, ये दोनों ही शब्द आपके क्या है? शुद्ध है। और ये जो नियम है, या तो आप पहले ही नियम के उपनियम बोल सकते हैं या कोई आप नया नियम बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नियम क्या है? जरा सुनना। नियम यह है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद योग ह वर्ण का हो, उसके बाद योग किसका हो? ह वर्ण का, तो उस केस में क्या होता है? ये जो वर्ग का पहला वर्ण है, ये अपने ही स्थान पर किस में आदेश हो जाता है? तीसरे में। क्यों? क्योंकि ह क्या है? सघोष है और योग किसका करा रहे हैं? वर्ग के पहले वर्ण का। तो आपने ये नियम पहले ही पढ़ा है कि यदि वर्ग का पहला वर्ण योग करता है किसी सघोष के साथ, तो पहला वर्ण अपने ही स्थान पर किस में आदेश हो जाता है? तीसरे में आदेश हो जाता है। पढ़ा है ना? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने एक नियम पढ़ा है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी सघोष वर्ण के साथ करवाते हैं, तो वहां पे वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। ये तुमने पढ़ा है। तो अभी मैं आपको जो नियम बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि यदि वर्ग का पहला वर्ण योग करता है किसी ह वर्ण के साथ, तो ह भी तो सघोष हुआ। लेकिन जब वर्ग का पहला वर्ण किसी ह वर्ण के साथ योग करेगा, तो उस केस में जो वर्ग का पहला होगा वो तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, लेकिन जो ह होगा इसमें या तो आप चेंज कर सकते हैं या ह को ह ही रख सकते हैं। अब क्या चेंज कर सकते हैं? या तो ह की जगह पे आप ये जो वर्ग का पहला वर्ण था, इसी वर्ग का चौथा लिख सकते हैं, या फिर आप ह की जगह ह ही रख सकते हैं। अब समझना, इसीलिए मैंने आपको शब्द लिखा। एक शब्द में लिख रहा हूं वाघरी, ये मैंने आपको एक शब्द लिखा और इसी शब्द को मैं बोल रहा हूं कि वाघरी। क्या लिख रहा हूं? वाघरी। समझ गए? अब इसका जो विग्रह होता है, देखो इसका विग्रह होता है वाक योग हरि, वाक योग हरि। इसका भी जो विग्रह होता है वो होता है वाक योग हरि, वाक योग हरि।
समझ रहे हैं? अब आओ नियम की तरफ। अब देखो, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये यहां पे देखो व, और व में स्वर किसका है? आ का, और यहां पे क्या है? क, और यहां पे क्या है? ह में स्वर किसका है? अ का, फिर यहां पे क्या है? र, और र में स्वर किसका है? छोटी का। ठीक, अब देखो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो किसी वर्ग का पहला वर्ण है। ये योग कर रहा है किसी ह वर्ण के साथ। किसके साथ? ह वर्ण के साथ। तो जब वर्ग का पहला वर्ण योग करता है ह वर्ण के साथ, तो एक तो पहले नियम को याद करो, जब वर्ग का पहला वर्ण योग करता है किसी सगोश के साथ तो ह भी तो सगोश है। तो उस केस में पहला अपने ही वर्ग की किस्म बदल जाता है तीसरे में, अपने ही वर्ग की किस्म आदेश हो जाता है तीसरे में। होता है, पढ़ा है इतना? यदि वर्ग का पहला वर्ण योग करता है किसी सगोश के साथ तो यह वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। कब? जब आप किसके साथ योग कराते हैं? सगोश के साथ। और ह क्या है? सगोश भी है। लेकिन सगोश में मैंने आपको देखो एक जगह मैंने आपको बोला था पांचवा छोड़कर, और उसी का उपनियम तभी मैं बोल रहा हूं कि उपनियम आप बोल सकते हैं क्योंकि उसी सगोश के अंदर किसके साथ योग करा रहे हो? अब ह के साथ। तो जब आप सगोश के साथ और सगोश में किसके साथ? ह के साथ योग कराएंगे तो उस केस में दो चेंजेस होते हैं। या तो एक तो क्या है कि इस वर्ग के पहले वर्ण की जगह पे वर्ग का तीसरा आदेश हो जाएगा। दूसरा बदलाव कहां होता है? इस ह की जगह पे, इस ह की जगह पे सामने वाले वर्ग का चौथा, सामने वाला वर्ग कौन सा वर्ग है? क वर्ग, और क वर्ग का चौथा क्या होता है? क, ख, ग और घ। तो क्या हो जाता है? ह की जगह पे घ। ठीक है, तो या तो ह की जगह पे घ ही रख सकते हैं या ह की जगह पे क्या होगा? ह ही होगा। समझ गए? तो अब देखो व में आ का स्वर क्या हो गया? वा। क किस में बदलेगा? ग में। अब देखो या तो ह की जगह ह ही रखो तो ह में अ का स्वर हो गया, र में ई का स्वर हो गया, तो ये हो गया वा घरी। या मैंने आपको बोला कि वा ग और ह की जगह या फिर क्या रख दो? सामने वाले वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का चौथा, तो घ में फिर अ का स्वर मिलेगा तो ये क्या होगा? वाघरी। तो है ना दोनों शब्द शुद्ध? है दोनों शब्द शुद्ध? समझ गए? पक्का समझ गए? ठीक, तो देखो मैंने आपको बोला कि यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण योग करेगा किसी ह वर्ण के साथ, योग करेगा किसी ह वर्ण के साथ, तो उस केस में जो वर्ग का पहला वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाएगा, और जो ह होगा या तो आप ह की जगह ह ही रख दीजिए या सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का चौथा आदेश कर दीजिए। तो इसलिए वाघरी भी शुद्ध है और वाघरी भी क्या है? शुद्ध है। समझ पा रहे हैं? वैसे ही अब देखो एक शब्द मैं लिख रहा हूं सिद्धांत, और दूसरा शब्द सॉरी इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सिद्धांत। दोनों ही शब्द यहां पे शुद्ध हैं। पहली चीज तो यहां कंफ्यूज अगर कोई हो रहे हो तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे जो शब्द आपको दिखते हैं हमेशा ऊपर वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? आधा, और नीचे वाला वर्ण क्या होता है? पूरा। तो यहां पे द आधा है, द आधा है और ध क्या है? पूरा। और ध में स्वर किसका है? आधा। द आधा है, द आधा है मतलब द स्वर रहित है, द में स्वर नहीं है। स्वर किस में है? ध में, और ध में किसका स्वर है? आ का। सिद्धांत। समझ पा रहे हैं? सिद्धांत थोड़ी बोलते हो, सिद्धांत बोलते हो। द फिर भी आधा है, ध यहां पे क्या है? पूरा है। और या फिर हम क्या लिख सकते हैं? सिद्धांत, इसी नियम के हिसाब से। अब देखो कैसे, इसका जो विग्रह है, इसका जो विग्रह है वो क्या है? सित योग हांत, सित योग हांत, ये इसका विग्रह है। अब देखो कैसे, इस स में जो स्वर है वो किसका है? ई का। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे क्या है? त। योग किसके साथ कर रहा है? ह के साथ, और ह में स्वर किसका है? आ का। फिर क्या है यहां पे? न। फिर क्या है यहां पे? त, और त में स्वर किसका है? अ का। इतना समझ गए? तो यहां पे भी देखो वर्ग का पहला योग कर रहा है किसी सघोष के साथ और सघोष में ह वर्ण के साथ। तो नियम बन गया ना एक नया नियम। क्या नियम बना?
क्योंकि सारे सघोष के साथ एक ही नियम होता तो हम उसी को पढ़ते, लेकिन सघोष में भी तीसरा चौथा और सभी स्वर और य र ल व इनके साथ तो एक नियम था, पांचवे के साथ अलग नियम था, ह के साथ अलग नियम है। तो जब वर्ग का पहला योग करता है किसी ह वर्ण के साथ, तो उस केस में एक तो सघोष वाला नियम लग जाएगा कि पहला किस में आदेश हो जाएगा, तीसरे में, तो त किस में आदेश हो जाएगा, द में। समझ गए? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहे हैं? और साथ ही साथ जो ह है, या तो ये ह की जगह क्या रहेगा, ह ही रहेगा, या ये ह जो है ये सामने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का चौथा। त वर्ग का चौथा क्या होता है, ध। त वर्ग का चौथा क्या होता है, ध। अब त स्वर रहित है तो ध भी स्वर रहित होगा, तो या फिर क्या आ जाएगा, ध आ जाएगा। क्लियर? समझ गए हैं? क्लियर हो रहा है? तो अब क्या होगा, देखो 100 में ई का स्वर क्या हो गया, सी। ठीक, उसके बाद इस त की जगह क्या है, द आधा। त की जगह क्या है, द आधा, और ह की जगह क्या ले आए आप, ध। और ध आधा तो है, लेकिन ध में स्वर किसका मिलेगा, आ का मिलेगा, तो मतलब ध तो पूरा है, तो पूरा मैंने बोला कहां लिखना है, नीचे, और आधा कहां लिखना है, ऊपर। तो ये हो गया द, और द में स्वर किसका है, ध का, और तब ये आ की मात्रा। ध में स्वर किसका था, आ का, फिर आधा न, और आगे त, सिद्धांत हो गया ना। अब ह की जगह ध्वनि लाता तो फिर क्या होता, फिर वही होता भाई, 100 में ई का स्वर क्या हो गया, सी। अब इस त की जगह द होगा, द तो आधा होगा, लेकिन इस ह की जगह ह ही रखो, स्वर किसका है उसमें, आ का ना, तो यहां पे क्या होगा, द आधा, और ये हाँ सिद्धांत हो गया। तो सिद्धांत और सिद्धांत दोनों ही क्या होंगे, इसके शुद्ध रूप। क्लियर? समझ गए? ऐसा ही एक शब्द देखो, एक शब्द है देखो अज्झीन। अज्झीन एक शब्द है, अज्झीन, और यही एक शब्द है अज्झीन, और दोनों ही शब्द क्या हैं, शुद्ध है। समझ पा रहे हैं? एक अज्झीन शब्द है और एक अज्झीन शब्द है, और दोनों ही शब्द यहां पे क्या है, शुद्ध है। क्लियर? अब देखो इसका विग्रह करके देखते हैं। इसका जो विग्रह है वो उसका विग्रह है अचयोगहीन, अचयोगहीन। अब नियम की तरफ जाते हैं, तो यहां पे देखो अ, फिर यहां पे क्या है, च, और योग कर रहा है किसके संग, ह में स्वर किसका है, बड़ी ई का, फिर यहां पे क्या है, न, और न में स्वर किसका है, अ का। समझ गए? तो पहले पद का अंतिम वर्ण देखो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, योग कर रहा है किसके साथ, ह वर्ण के साथ। तो एक तो सघोष वाले नियम में आ जाओ, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, वो योग कर रहा है किसी सघोष के साथ, तो पहला अपने ही स्थान पर किस में आदेश हो जाएगा, तीसरे में। तो चौ का तीसरा, च, छ और ज। लेकिन सघोष में भी योग किसके साथ हो रहा है, ह के साथ। तो जब ह के साथ योग हो रहा है तो दो जगह चेंज होंगे, एक तो ये तीसरे में आदेश हो जाएगा, और दूसरा या तो ह की जगह आप क्या रख देंगे, ह ही रख देंगे, या फिर ह की जगह क्या आ जाएगा, ये सामने वाला वर्ण, इसके सामने ये वर्ण जिस वर्ग का होगा इस वर्ग का चौथा, और च वर्ग का चौथा क्या है, झ। क्लियर? समझ गए? अब अ ऐसा ही रहेगा, यहां पे च की जगह ज आ गया और जो आधा है, और अगर ह की जगह ह ही रखते हैं तो ह में ए का स्वर मिल जाएगा, तो अज्झीन हो जाएगा। नहीं तो च की जगह यहां पे क्या आ गया, ज, ह की जगह झ ले आएंगे और झ में ए का स्वर, तो क्या हो गया, अज्झीन। समझ गए? क्लियर हो गया है नियम? समझ गए? तो अब देखो जो नियम थे वो क्या थे आपके, एक तो आपका वर्ग का पहला वर्ण योग करेगा तीसरे के साथ, चौथे के साथ, सभी स्वरों के साथ, और य, र, ल, व के साथ। फिर वर्ग का पहला योग करेगा पांचवे के साथ, फिर वर्ग का पहला योग करेगा ह के साथ। अब इनको अलग अलग नियम बनाओ या एक ही नियम के भाग बनाओ, वो आपकी वो है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखो अब इसमें एक नियम और है। अब वो नियम क्या है, यदि वर्ग का चौथा वर्ण, यदि वर्ग का चौथा वर्ण योग करता है तीसरे और चौथे वर्ण के साथ, तो उस केस में क्या होता है, जो पहले वाला चौथा वर्ण होता है वो अपने ही स्थान पर किस में आदेश हो जाता है, तीसरे में आदेश हो जाता है। अब इसी से संबंधित नियम देखो, अब यहां पे भी आपको कुछ बहुत चीज नई सीखने को मिलेंगी, अब उसको ध्यान से सुनना कि वो है क्या।
ठीक। अब देखो, मैंने नियम ये बोला कि यदि वर्ग का चौथा, किसी भी वर्ग का चौथा, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, किसी वर्ग का चौथा वर्ण, ये योग किसके साथ करेगा, ये योग किसके साथ करेगा, तीसरे या चौथे वर्ण के साथ। तो उस केस में मैंने आपको बोला कि ये जो चौथा, पहले वाला जो चौथा वर्ण होता है, ये अपने ही वर्ग के किस में आदेश हो जाता है, तीसरे में आदेश हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, इससे संबंधित नियम या इससे संबंधित उदाहरण। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यदि वर्ग का चौथा वर्ण, यदि वर्ग का चौथा वर्ण योग करता है वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ, तो उस केस में ये जो पहले वाला चौथा वर्ण होता है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। समझ आया नियम क्या बोल रहा हूं। अब देखो, एक शब्द मैं लिख रहा हूं कग्गज, एक शब्द मैं लिख रहा हूं कग्गज। अब इस कग्गज शब्द का जो विग्रह होता है वो कक योग गज। बहुत सारी किताबों में इसका विग्रह ये है, लेकिन ये जो विग्रह है ये नियम के हिसाब से तो सही है। अगर आप व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ोगे कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी सघोष वर्ण के साथ हो, क्योंकि कक ये वर्ग का क्या है, पहला वर्ण, योग किसके साथ हो रहा है, किसी सघोष के साथ, क्योंकि तीसरा क्या होता है, सघोष। उस केस में पहला क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो इस तरीके से शब्द जो बनेगा वो कग्गज बनेगा। लेकिन ये नियम को फॉलो तो कर रहा है, विग्रह भी इसका नियम के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसका ये विग्रह कक योग गज गलत माना जाता है। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, क्यों गलत माना जा रहा है, क्या इसमें हो रहा है। इसमें देखो, एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक होता है द्वित वर्ण और एक होता है आपका संयुक्ताक्षर। अब द्वित क्या होता है, संयुक्ताक्षर क्या होता है, पहले आपको इसको समझना है, ठीक। कि जो द्वित है और जो संयुक्ताक्षर है वो क्या होता है। ये द्वित क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है, इसको समझना। द्वित और संयुक्ताक्षर देखने में तो एक जैसे हैं, इन दोनों की संरचना अगर आप देखोगे तो इसमें भी डेढ़ वर्ण होता है और इसमें भी डेढ़ वर्ण होता है। मतलब द्वित जो होगा उसमें एक आधा वर्ण होगा और उसके बाद एक पूरा वर्ण होगा। संयुक्ताक्षर जो होगा उसमें भी एक आधा वर्ण होगा और एक पूरा वर्ण होगा। लेकिन जो संयुक्ताक्षर होगा उसमें ये आधा वर्ण और पूरा वर्ण दोनों ही अलग अलग होते हैं, और जो द्वित होता है उसमें द्वित में आधा वर्ण और पूरा वर्ण दोनों एक ही होते हैं। उदाहरण के लिए सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि मक्का, ठीक है, और मैं आपको बोलूं सपोज दैट वित्त, और सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि मुफ्त। ये तो इसमें देखो, जो मक्का और वित्त है ये तो आपके द्वित हैं, क्योंकि इसमें देखो ये आधा वर्ण और ये पूरा वर्ण, और दोनों क्या है, एक ही है। क आधा था और क ही क्या है, पूरा है। तो आधा था और तो ही क्या है, पूरा है। तो ये तो क्या होंगे, द्वित होंगे, द्वित। और यहां पे देखो जो डेढ़ वर्ण है जिसमें एक आधा वर्ण है और एक पूरा वर्ण है, लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। फ आधा है और तो पूरा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्ताक्षर हो गया। समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज, कभी भी आप हिंदी का पूरा शब्दकोश छान लो, आप हिंदी का पूरा शब्दकोश छान लो, यहां सुनना क्या बोल रहा हूं, आप हिंदी का पूरा शब्दकोश छान लो, आपको कभी भी अगर द्वित होगा वो, तो द्वित दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कभी भी द्वित नहीं हो सकता। मतलब कभी आपने किसी शब्द की ऐसी संरचना नहीं देखी होगी कि ख आधा और ख ही क्या, पूरा।
कभी आपने किसी शब्द की ऐसी संरचना देखी होगी घ आधा और घ ही क्या पूरा। कभी आपने किसी शब्द की ऐसी संरचना देखी होगी झ आधा और झ ही क्या पूरा। देखिए आप पूरा शब्दकोश छान मारो, आपका प्रयास असफल जाएगा, आपको कभी नहीं मिलेगा हिंदी के किसी शब्दकोश में दूसरा और चौथा वर्ण द्युत होते हुए। द्युत समझ गए क्या होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण कभी भी द्युत होते हुए आपको नहीं मिलेगा, मतलब वर्ग का दूसरा आधा उसके बाद तुरंत दूसरा ही पूरा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखा आपने ख आधा ख पूरा किसी शब्द में, घ आधा घ पूरा किसी शब्द में होता ही नहीं है, कितना ही सोच लो। ठीक, तो द्युत आपका दूसरा और चौथा वर्ण द्युत रूप में नहीं हो सकते। जब दूसरा और चौथा वर्ण द्युत रूप में नहीं हो सकते, सुनते रहना अब, जब दूसरा और चौथा वर्ण द्वित रूप में नहीं हो सकते तो अभी मैंने नियम बोला कि वर्ग का चौथा वर्ण योग करेगा किसी तीसरे और चौथे वर्ण के साथ। तो अब इस चौथे को तुमने बदलना ही पड़ेगा, और इस चौथे को किसमें बदलना पड़ेगा तुमने? तीसरे में। ये चौथा अपने ही वर्ग के किसमें आदेश हो जाएगा? तीसरे में। नहीं आदेश करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा कि ये चौथा आधा रहेगा और ये चौथा पूरा रहेगा, लेकिन वैसी कोई शब्द संरचना नहीं बनती है। समझ गए? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसीलिए ये जो कग्गज शब्द है, इस कग्गज शब्द का जो विग्रह होता है वो कघ योग गज होता है। कघ योग गज। अब क्या होगा? इस क में स्वर किसका लगा? अ का। फिर यहां पे क्या है? घ। फिर यहां पे क्या है? ग। ग में स्वर किसका? अ का। फिर यहां पे क्या है? ज। ज में स्वर किसका? अ का। तो जो वर्ग का पहला है, देखो मतलब पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? किसी भी वर्ग का चौथा। किसी भी वर्ग का चौथा। वो योग किसके साथ कर रहा है? तीसरे के साथ। लेकिन नियम तो ये था कि वर्ग का चौथा वर्ण योग करेगा तीसरे और चौथे के साथ, मतलब किसी के भी साथ, तीसरे या चौथे के साथ। तो उस केस में चौथा अपने ही वर्ग के किस में आदेश हो जाएगा? तीसरे में। इसीलिए इस घ की जगह क्या आ जाता है? ग आ जाता है, और तब जाके शब्द क्या बनता है? कग्गज बनता है। नहीं तो क्या होगा? अगर यहां तीसरा नहीं होता, यहां चौथा होता, तो घ भी चौथा और ये भी चौथा, तो ये द्वित थोड़ी बन पाएगा कभी। चौथा और चौथा, चौथा आधा और चौथा पूरा कभी बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए चौथा किस में आदेश हो जाता है? तीसरे में। समझ गए? क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखो इसी में एक शब्द है, ध्यान से सुनना। अब जो शब्द है वो है जो अभी मैं आपको लिखा रहा था। एक शब्द है आपका युद्ध और एक शब्द है आपका युद्ध। ठीक, ये दोनों ही शब्द क्या है? शुद्ध है। अब इनका जो विग्रह होता है, इनका विग्रह होता है युद्ध योग ध। युद्ध योग ध। ठीक, अब यहां पे देखो इस य में जो स्वर है वो किसका है? ऊ का। और फिर यहां पे क्या आ गया? ध। ये योग किसके साथ करेगा? ध के साथ। और ध में स्वर किसका है? अ का। तो यहां पे पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का क्या है? चौथा। वो योग किसके साथ कर रहा है? चौथे के साथ। वो द्युत वाली नियम यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो द्युत वाली चीज यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो मैंने अभी बताया द्युत, कि दूसरा और चौथा कभी भी द्युत नहीं बन सकता है। तो यहां पे देखो, अगर मैं ध को आधा लिख दूं, यहां पे ध पूरा लिख दूं, तो ये क्या बनेगा? चौथा वर्ण आधा और चौथा ही वर्ण पूरा। तो ये थोड़ी द्युत कभी हो सकता है। इसीलिए ये जो चौथा है ये अपने ही स्थान पर किस में आदेश हो जाता है? तीसरे में आदेश हो जाता है। समझ गए? तो अब क्या होगा? य में ऊ का स्वर क्या हो गया? यू। द क्या है? आधा। ध क्या है? पूरा। तो एक तो ये हो गया युद्ध, शुद्ध शब्द बना। और दूसरा, अब देखो यू, द क्या है? आधा, और ध क्या है? पूरा। मैंने आपको बोला है कि ऊपर वाला वर्ण पूरा होता है और नीचे, ऊपर वाला वर्ण आधा और नीचे वाला वर्ण पूरा। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए हैं? ठीक है, तो यदि वर्ग का चौथा वर्ण योग करता है तीसरे और चौथे के साथ, तो ये जो चौथा वर्ण है ये अपने ही वर्ग के किस में आदेश हो जाता है? तीसरे में आदेश हो जाता है। समझ गए? एक ये नियम, और एक कौन सा नियम पढ़ाया था कि यदि वर्ग का पहला वर्ण योग करता है किसी ह वर्ण के साथ, तो उस केस में पहला किस में आदेश हो जाएगा? तीसरे में। और ह की जगह सामने वाले वर्ण का या तो चौथा हो जाएगा या फिर ह की जगह हो ही रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका कल